तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो फिर चले। आप वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। सारे आदमी कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो मानव विकास चैप्टर यानी कि 3 पढ़ेंगे, जो कि आपके इस ज्योग्राफी से है। देख सकते हैं ये वाला जो ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर 3 है। ठीक है। तो आवाज वगैरह यदि क्लियर है तो टेस्ट कीजिएगा। आवाज वगैरह क्लियर है तो टेस्ट कीजिएगा। ताकि फिर से हम बीच में कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि हुआ क्या, रात्रि जब टेस्ट ले रहे थे तो सर आवाज उतना बढ़िया माइक शायद बैटरी लो हो गया था, जिसकी वजह से आवाज जा नहीं रहा था। ठीक। तो अभी बिना माइक का ही लेक्चर ले रहे हैं। यदि आवाज अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ताकि फिर से हम स्टार्ट कर सके। ओके, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे मानव विकास। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास, यानी कि ज्योग्राफी का ये तीसरा चैप्टर है। और इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में आपका ये टोटल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सारा के सारा पीपीटी बना हुआ है। ठीक। कुछ एक आध एक पेज कहीं नहीं बना होगा, तो हम यहाँ पे आपको लिखा देंगे। ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि मानव विकास क्या है। मानव विकास, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ये पहले आप देखिए। इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मानव विकास। क्या है? पहला है मानव विकास। दूसरा है मानव विकास के स्तंभ, यानी कि 4 स्तंभ होते हैं। उसके बाद एचडीआई के रिपोर्ट के बारे में। फिर पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम के बारे में। फिर इंटरनेशनल यानी कि आईएलओ के बारे में। उसके बाद और यानी कि जो इंटरनेशनल कुछ होते हैं जो कंट्री के लिए जरूरी होता है, उस नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। मान लीजिए अब जैसे चौथा चौथा आप सॉरी ये मानव विकास चौथा आप पढ़ेंगे। ठीक है। और आपसे पूछे कि बताइए इस पाठ में क्या क्या आपने पढ़ा, तो कम से कम इतना तो ध्यान आना चाहिए ना कि मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। एचडीआई के रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास के उपागम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है मानव विकास। देखिए, मानव विकास का अर्थ क्या होता है कि मानव की संख्या में वृद्धि। क्या होता है? मानव की संख्या में वृद्धि, यानी कि जब देश की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसके साथ उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। तो उसको हम लोग मानव विकास कहा होता है। यानी मानव विकास का जो मतलब होता है ना, वो लोगों के विकल्पों में वृद्धि। वह एक लंबा स्वास्थ्य रचनात्मक जीवन जी सके, ज्ञान पा सके। यह जो है मानव विकास जो है, यह एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? व्यापक प्रक्रिया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा,
आय, ये सब के सब शामिल है। ठीक है, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो देखिए, आदमी की जनसंख्या या तो बढ़ेगी और नहीं तो फिर घटेगी, दोनों हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आप बताइए। ये है मानव विकास। और जैसे देश की जनसंख्या होती है, 1 लाख से बढ़कर के 2 लाख हो जाता है, 3 लाख हो जाता है, 4 लाख हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव विकास। ठीक है, तो हम इसको अपनी भाषा में भी याद रख सकते हैं कि जब किसी देश की जनसंख्या या नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़ करके 2 लाख या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो वर्ड टाइप कीजिए। यदि आपको समझ में आ गया तो वर्ड टाइप कीजिए। चलिए आगे, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष यानी कि व्यक्ति का दीर्घ आयु अर्थात लंबी जीवन प्रत्याशा है। अब मान लीजिए कि जन्म लिया 5,000, जन्म कितना लिया? 5,000, लेकिन 2 महीने के बाद यदि गिनती में आया 50 आए, कितना आए? 50 आए, तो क्या वह जनसंख्या में वृद्धि उसमें कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। सुखी जीवन अर्थात सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का उपयोग है। यानी कि लोगों को सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन का होना जरूरी है। ठीक? सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में शांति है ना, तभी मानव का विकास हो सकता है। नहीं तो आदमी यहाँ से प्रवास भी कर जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले चक्र में पढ़ा हुआ था जनसंख्या वाला में। स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव की पहुंच, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव की पहुंच होनी चाहिए। यहाँ जैसे मान लीजिए किसी विपत्ति काल में होता है कि व्यक्ति को कहाँ तक पहुंच है, तो कैसे है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है या सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि कल यानी कि मेरे पास से जब पूछे तो उन्होंने बता रहा था कि सर हम हेडफोन तो लगाए थे, सुन रहे थे, पर ध्यान मोबाइल पे नहीं था, ब्रश कर रहे थे, यानी ब्रश कर रहे थे। तो हमने कहा कि या तो ब्रशिंग कर लेता या फिर पहले क्लास कर लेता। तो ऐसे में कि आप जैसे भी चाहे वैसे क्लास करें, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कि मानव विकास के स्तंभ। तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं। 1 मिनट थोड़ा और रुक जाइएगा, शेयर कर देते हैं वीडियो को, क्योंकि पता नहीं आया या नहीं, देख लेते हैं एक बार। वैसे तो नोटिफिकेशन चला जाता है, बट पता नहीं बोल रहा था कि नोटिफिकेशन लगा ही नहीं। तो बस ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड रुक जाइए। ये एडिट कर गया। चलिए हम फिर से ग्रुप में डाल देते हैं। हाँ, तो अभी बता रहे थे मानव विकास के 4 स्तंभ। क्या बता रहे थे? मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में।
तो इसमें क्या होता है, अपराधों का नंबर तो इसमें है नहीं। एक मिनट, मोबाइल में देखते हैं कि उसका नंबर है कि नहीं। ये में यहाँ एक प्राचुर भी है ना। हाँ, प्राचुर भी है। उसके बाद जो जो आप नाम न सुने होइएगा वो नाम नहीं है। भैंस भी है। तो भैंस का तो है, बट प्राचुर का नंबर मेरे पास अभी है नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, उनको बोल देंगे कि रिकॉर्डेड देख लेने के लिए। चलिए तो सबसे जो पहला आता है वो होता है समता। क्या होता है? समता। समता का अर्थ समझते हैं? क्या होता है समता का अर्थ समझते हैं? समता का अर्थ जो होता है वो होता है समानता। क्या होता है? समानता। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति के हो या किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो या मजहब के हो, तो किसी भी प्रजाति से हो या क्षेत्र से हो, इससे मतलब नहीं होता है। हमको उनके साथ भेदभाव नहीं करना। हमको उनके साथ क्या करना है? भेदभाव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। और उन सभी विकल्पों को उन तक पहुंचाना है जो सबके लिए जरूरी होता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे समता। क्या कहेंगे? समता। समझ में आ गया? यह समता जो होता है विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू। समझ में आ गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उनसे आपका लगाव हो या नहीं हो, ठीक, लेकिन कम से कम आप एक इंसान होने के नाते उनसे दुर्व्यवहार ना कीजिए। एक होता है ना कि हाँ, आते वक्त पूछने लगे कि हाँ भाई बताओ जाति कौन है, जाति कौन है, अब प्यास लगा हुआ है, जाति कौन है। तो वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि पानी देना ही नहीं चाहिए। जो जाति पूछता है, ठीक, पूछ लेगा कि आप किस क्षेत्र से है, तो इन सब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यही क्या कहलाता है? समता कहलाता है। समझ में आ गया कि समता क्या होता है? वो अब है कि सतत पोषणीयता। क्या है? सतत पोषणीयता है। तो यह मानव विकास के लिए आवश्यक है। इसमें वर्तमान संसाधन का दोहन आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखता है और संसाधनों का दुरुपयोग होने से बचाता है। चलिए अब इनको समझ लीजिए। संसाधन जो होते हैं ना वो बहुत ही जरूरी होता है। संसाधन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और यदि इसकी रक्षा न की जाए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यदि इसकी रक्षा न की जाए तो क्या होगा? धीरे 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 सारा के सारा संसाधन खत्म हो जाएगा और आने वाले पीढ़ी को उनका पता ही नहीं चल पाएगा कि यह संसाधन होता भी है या नहीं है। जैसे बहुत सारे पक्षी में मिले हुए हैं। जो पक्षी पहले तो था, बट अभी क्या हुआ? लुप्त हो गया। अभी क्या हुआ है? लुप्त हो गया है। तो उनको ध्यान में रख करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है? कुछ कटा हुआ है क्या? कटा हुआ है? एक मिनट हो रहा। हाँ है का तो कटा हुआ है। तो क्लियर? चलिए, तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम रहता है वहां पे बोल देंगे भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, तो सतत पोषणीयता समझ में आ गया कि यह मानव विकास के लिए आवश्यक है।
इसमें वर्तमान संसाधन का दोहन आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके करता है, यानी कि उनकी जो खर्चा होती है ना, वो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाता है। अगला है उत्पादकता। अगला क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ क्या होता है? उत्पादन करना। क्या करना? उत्पादन करना। चाहे किसी भी चीज में हो, मानवीय क्षमताओं में बढ़ोतरी, चिकित्सा में सुधार इत्यादि, और मानव को बेहतर से बेहतर कार्य क्षमता प्रदान किया जा सकता है। साथ ही साथ ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन। ठीक है। अगला है सशक्तिकरण। मानव को अपना विकल्प स्वतंत्र रूप से चुनने की शक्ति प्रदान करना है। क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। अब जैसे मानव को अपना विकल्प चुनने का स्वतंत्र होना चाहिए। मानव को अपना विकल्प चुनने का स्वतंत्र होना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, उसमें अपने विकल्प चुनने का अधिकार इसको होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला है मानव वृद्धि। मानव वृद्धि यानी कि जब किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर के हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव वृद्धि कहते हैं। और इसी वृद्धि में जब आर्थिक वृद्धि उसका बढ़ जाती है, जैसा चिकित्सा हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, तो वह क्या कहलाता है? मानव विकास है। ये पता है विकासहीन वृद्धि। अच्छा, मानव वृद्धि जो होता है ना, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। मानव वृद्धि जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अगला है कि विकासहीन वृद्धि जब किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर के 2 लाख हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आवास में आर्थिक स्थिति, शिक्षा, इन सब वृद्धि न होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकासहीन वृद्धि। विकास तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? क्लियर है तो बताइए कि हाँ क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए तो आगे, मानव विकास और वृद्धि में अंतर। अगला क्या है? मानव विकास और वृद्धि में अंतर। समझ आ रहा है सबको? देखिए, मानव विकास संभव तब तक संभव नहीं होता है जब तक वर्तमान हालात सुधार न हो। यानी कि मानव विकास तब तक यानी कि संभव नहीं होगा जब तक उसका वर्तमान हालात सुधार न हो। ठीक। अब जैसे वर्तमान में मान लीजिए कि भोजन की कमी है। किसकी कमी है? भोजन की कमी है, पानी की कमी है, शिक्षा की कमी है, हर चीज की कमी है, तो हम इसको मानव विकास नहीं कह सकते हैं। विकास जो होता है उसका परिणाम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वृद्धि को माप कर आंकड़ा लगाया जा सकता है। उसके बाद विकास का अर्थ वृद्धि नहीं होता है। वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक बदलाव, लेकिन विकास का मतलब होता है गुणात्मक बदलाव। ठीक है। नहीं, रोज यानी कि इसी टाइम में आपका क्लास होता है रेगुलर, यानी कि 5 बजे ही। और नाइट में जो होता है वो 8 बजे। कल यानी कि लेट होने के कारण हमने लेट से क्लास स्टार्ट किया, तो उसमें आपको यानी कि हिंदी का जो चैप्टर 3 है उनका टोटल तो सेट से कर दिए हैं। देखिए, आपके इस कमेंट को हम एक जवाब दे दें, ठीक है? क्या ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको।
अगला सिलेक्ट थोड़ा ले लेते हैं। एक देश है जिनका नाम है जापान। क्या है? जापान। जरा ध्यान से सुनिएगा। जापान एक देश है, ठीक है। वहां पर क्या था कि एक व्यक्ति का पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रहा। इनका जी ध्यान से सुनिएगा। और ये जो है ना, एक रेलवे स्टेशन था और उस बेचारी का घर यही बीच में था। और उस रेलवे स्टेशन से केवल एक ही व्यक्ति जाती था, जो लड़की वही जो पढ़ रही थी। अब लोगों ने देखा कि ट्रेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी तय करके और जाती है सिर्फ एक आदमी के लिए। किसके लिए? एक आदमी के लिए। तो सबने बताया कि भाई जब इतना खर्च हो रहा है और केवल एक आदमी ही ट्रेन में बैठ रहे हैं, तो इनसे क्या होता है कि ट्रेन का मुआवजा भी ऊपर नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको लागू कर दिया। देखा, सोचा कि आखिर यहाँ पर बात क्या है। तो उन्होंने लागू कर दिया कि जब तक इनकी पढ़ाई पूरी की पूरी कंप्लीट ना हो, तब तक ये ट्रेन यहाँ पर चलेगी। ठीक। तो यदि मान लिए कि आपसे यदि एक व्यक्ति का ही भला हो रहा है, एक व्यक्ति का, तो आप उसको जी भर करके मेहनत कीजिए। आने वाले समय में आपको उसी एक से अनेक जरूर होगा। तो प्रियंका जी, आपको समझ में आ गया होगा। खैर चलिए, कोई बात नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे है आपका कि डॉक्टर मोहम्मद उल हक के अनुसार ये जो थे एक पाकिस्तानी थे। उनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर मोहम्मद उल हक का जन्म कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। यह पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी थे। यह पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी थे। डॉक्टर मोहम्मद उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। यानी कि मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर मोहम्मद उल हक ने। ठीक है। विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। यानी कि यह विकास का समय उन्होंने बताया कि लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके, बढ़िया जीवन जी सके। क्लियर है? डॉक्टर मोहम्मद उल हक और प्रोफेसर आत्मौर्य से दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों में क्या थी? घनिष्ठ मित्रता थी। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए डॉक्टर मोहम्मद उल हक ने किसके बारे में बताया? तो मानव विकास संस्थान के बारे में, यानी कि HDI के बारे में। किसके बारे में? HDI के बारे में। ठीक है। अब कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है? यह एक विश्व स्तरीय सूचकांक है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक उसका कितना पहुंच है, उसके आधार पर मूल्यांकन करता है और आंकड़ा तैयार करता है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक ये होते हैं कि जो देश के निरीक्षण करता है कि कौन देश कितना डेवलप है, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, संसाधन कैसा है वहाँ पे, तो इन सब की जानकारी कौन देता है? तो मानव विकास सूचकांक, यानी कि HDI क्या होता है? HDI। ठीक है। अब देखिए HDI से और क्या क्या पता चलता है? HDI से पता चलता है कि विश्व में कौन देश विकसित है, कौन देश विकासशील है, कौन देश अविकसित है। ये पता चलता है किससे? HDI से, यानी कि मानव विकास सूचकांक। आगे है HDI उस देश को उच्च श्रेणी में रखता है
जिसका जीडीपी और शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि का स्तर ऊंचा होता है, अच्छा होता है, तो उनको कहाँ पे रखते हैं, यानी कि उच्च श्रेणी में। एचसीएल का जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है। और जैसे 2019 में भारत का जो जी स्कोर था वो 0.645 था। आगे आपका है कि मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम है। पहले आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम और तीसरा सरकारी आधारभूत उपागम, चौथा क्षमता उपागम। ठीक है, तो ये 4 यानी कि महत्वपूर्ण उपागम है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आय उपागम क्या है। यह मानव विकास के पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ करके देखा जाता है और आय का स्रोत ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। यानी कि इसमें जो होता है कि आय को वैल्यू दिया जाता है, यानी कि आय जो होता है उनमें उनको स्रोत माना जाता है कि किसका आय ज्यादा है, किसका इनकम ज्यादा है। ठीक, तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा जिनका आय ज्यादा होगा। अगला है आपका कल्याण उपागम, यानी कि यह उपागम जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यानी कि ये जो होता है लोगों को कल्याण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोगों की कल्याण की बात करते हैं कि हाँ वे कैसे बढ़िया से रहेंगे, कैसे उनको शिक्षा बढ़िया मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य बढ़िया मिलेगा, कैसे वहाँ का वातावरण बढ़िया होगा, कैसे उनको सुरक्षा मिलेगा। इन सब बातों को किसमें देखा जाता है? तो कल्याण उपागम में। किसमें देखा जाता है? कल्याण उपागम में। ठीक है, जो भी व्यक्ति है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सरकार कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। कल्याण उपागम जो है इन पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। अब जिसके पास घर नहीं है तो घर दे रहा है, शिक्षा नहीं है शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं है स्वास्थ्य दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, साथ ही साथ यानी कि अनेक सुख सुविधा दे रहे हैं। इनको कहते हैं कल्याण उपागम। समझ में आ गया? चलिए आगे। अगला आपका है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है, यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको प्रस्तावित किया है। कौन किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपसे कभी ये पूछ सकता है ILO का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताइएगा? इंटरनेशनल INTERNATION। हाँ हेलो, हाँ भारत। तो इनमें जो होता है 6 न्यूनतम आवश्यकता होती है। ILO में कितने न्यूनतम आवश्यकता होती है? तो 6। पहला स्वास्थ्य, पहला क्या है? स्वास्थ्य। दूसरा शिक्षा है, तीसरा भोजन है, चौथा जलापूर्ति है, पांचवा स्वच्छता है और छठा आवास। ठीक है, छठा क्या है? आवास है। यानी कि इन 6 चीजों को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत रखा जाता है। अब उसमें कई देश होते हैं, उन सब देशों में ये चीज सब देखा जाता है कि हाँ कौन देश बढ़िया स्थिति में है और कौन देश खराब स्थिति में है। तो इनकी चर्चा जो होता है किसके द्वारा? तो ILO के द्वारा होता है। ठीक है, आगे आपका है
नहीं, आइए के बारे में पढ़ेंगे आगे, जस्ट आगे पढ़ेंगे 4 या 10 मिनट के बाद। तो क्षमता उत्पादन जो है, इस उत्पादन का समय प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की पूंजी है। यानी कि उन्होंने कहा, चलिए कोई नहीं, लाइट कट गया, 1 मिनट जरा रुकिएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड अब रुक। चलिए, तो आगे इसका जो है ना कि रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक। हाँ, तो वो आपको बता रहे थे कि मानव क्षमता उपागम के बारे में, ठीक। तो इस उपागम का संबंध जो है किससे है? आत्मनिर्भर सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव की कुंजी है। आगे है आपका, मानव विकास में बड़े देश की अपेक्षा छोटे देश बेहतर कार्य कर रही है। जैसे टोबैको हो गया, श्रीलंका हो गया, मानव सूचकांक यानी कि HDI से ऊपर आते हैं। HDI में 2006 में भारत को 126वां स्थान मिला था और 2018 में वे फिर फिसल करके 130वें स्थान पे चला गया। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, 126 से जो 130 हुआ है ना, तो आपको लग रहा है कि ये बढ़ा है, नहीं बढ़ा नहीं है। 126 स्थान यानी कि 125 देश जो है इनसे बढ़िया में है, लेकिन जब 130 पे आ गया तो इनसे 129 देश बढ़िया है, ठीक है। तो ये 130 जब आ गया तो ये बढ़िया बात नहीं था। चलिए आगे, अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। तो ILO की जो स्थापना हुआ वो 1919 ईस्वी में हुआ। किसमें हुआ? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूर अधिकार और उनके हित के लिए काम करती है। यानी कि ILO जो है वो मजदूर के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? मजदूर के लिए, कि मजदूर को कैसे, यानी कि क्या मिले, उनको काम कैसे मिले, या फिर उनको काम के बदले में पैसा कैसे मिले। तो ये सब काम किसका होता है? तो ILO को होता है। ILO का होता है। हाँ, तो ILO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक। 1969 में ILO को नोबेल प्राइज नहीं मिला। यहाँ पर को लिखा है, नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ILO में लगभग 187 देश सदस्य हैं। कितना है? 187 देश सदस्य हैं, ठीक है। आगे आपका है कि UNDP
UNDP। हाँ, पढ़ाई हो रहा है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संधि का कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। 1965 को हुई थी। इसका मुख्य जो काम था वो गरीब देश को मदद करना, यानी कि दुनिया से गरीबी हटाना इनका काम था। किनका? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक। इनका जो मुख्यालय था न्यूयॉर्क में। कहाँ पर था? न्यूयॉर्क में। और इसमें लगभग 170 देश है। कितने देश है? 170 कंट्री टोटल है यूएनडीपी में। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा लिखा हुआ है या फिर नहीं है। एक है आपको GNH, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। ठीक। तो इसमें जो है भूटान विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसने GNP को देश की प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने केवल इसके बारे में बताया, GNH के बारे में। ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक छूटा हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं कि एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। नहीं, ये तो हो गया यूएनडीपी का। तो चलिए, नहीं वो तो लिखा गया है। नहीं तो लास्ट में आपकी ये है। हाँ, इसके बाद तो सही है। GNH जो होता है, लास्ट टॉपिक आपका ये था GNH के बारे में। ठीक है। हाँ, इसमें जो एक अकेला यानी कि भूटान ही सिर्फ ऐसा देश है जो कि GNH को यानी कि प्राथमिकता देती है। ठीक है। और इसमें नहीं है। तो चलिए खैर, अब 10 मिनट तो बचा हुआ है। कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं। हाँ, नहीं वो जो मतलब जैसे देखिए 2020 में जो 131 पे चला भारत, यहाँ जो आपको बताए थे ये वाले, 2018 में 130 पे, 2020 में चला गया कहाँ पे? तो 131 पे, यानी कि और ज्यादा इसमें कमी आ गई। तो फिर चलिए रहने देते हैं, अब तो हो गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो ठीक है, चलते हैं।